नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेनेटिक्स, और आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है। और इसके साथ में इस क्लास की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जेनेटिक्स हमारे को पढ़ा दीजिए, जेनेटिक्स हमारे को पढ़ा दीजिए। सर जेनेटिक्स समझ में नहीं आ रही है। जेनेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, और इसके साथ में बहुत सारे साथियों ने अलग से जेनेटिक्स का भी कोर्स ले रखा है। वो भी डिमांड कर रहे थे कि सर जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बेटा ये क्लास आपकी जेनेटिक्स की होने वाली है। अब आपको फील हो जाएगा कि ये जो जेनेटिक्स की क्लासेस लेट आ रही थी, इसका रीजन क्या था। इसका रीजन होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी लेट होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, कभी जल्दी होता है तो भी अच्छे के लिए होता है। तो बेटा आज मैं बताऊंगा कि इसमें लेट हुआ तो कैसे अच्छे के लिए हुआ। और जेनेटिक्स जेनेटिक्स की बात करते हैं बेटा, इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, रटने बैठ जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और माइंड में एक थीम बन गई कि हाँ ये टॉपिक ये करना चाहता है, उसके बाद में आप कितना भी लिख सकते हो। जेनेटिक्स जेनेटिक्स की बात करते हैं, ये जेनेटिक्स अपने अंदर भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, हर एक जीव में होती है। पर अपन बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। मतलब पहले अपन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के बाद में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने के बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अपन क्रॉप में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं इन सिद्धांतों का प्रयोग करके। दैट इज ये अपने क्या है बेटा, जेनेटिक्स है। अब जेनेटिक्स का पहला टॉपिक अपने क्या आता है उसको बाद में चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जेनेटिक्स का पूरा फंडा। देखो बेटा, जेनेटिक्स को अपन क्या बोलते हैं, अरे जेनेटिक्स को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं आनुवंशिकी। अरे क्या बोलते हैं बेटा, आनुवंशिकी बोला जाता है। पहली चीज तो ये क्लियर रखना, ठीक है। इसमें आपको दोनों टर्मिनोलॉजी आना जरूरी है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। अब देखिएगा, जेनेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं ये जो समझाने वाला हूं, अब आप बोलोगे कि सर अब तो हिंदी के भी टर्म यूज में लेते हो, इंग्लिश के भी लेते हो, क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अपन जनरल एग्जाम्पल के साथ में भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखो, और आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना। देखो बेटा, यहां पर मैं आपको इंग्लिश में रीडिंग लगा दूंगा या हिंदी में रीडिंग लगा दूंगा, समझ में नहीं आएगा। पर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दूंगा जिससे आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और बिना पढ़े भी माइंड में आ जाएगा। और इस क्लास के बाद में देख लेना, अगर माइंड में आता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ में फर्स्ट क्लास है, ये यूट्यूब पर भी जा रही होगी, तो सभी साथी इस क्लास को जरूर देखें। इसके बाद में ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर सेमेस्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के क्या चल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के सेमेस्टर के सभी बैच चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम सेपरेट अलग अलग, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करते हैं, आनुवंशिकी बोला जाता है। समझिएगा, अपन बात करते हैं, इसमें दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। पहली चीज हेरिडिटी। हेरिडिटी हेरिडिटी की बात करते हैं, तो हेरिडिटी की बात करते हैं, इसको वंशानुगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वंशानुगत बोलते हैं। मतलब अपन बात करते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या है, वंशानुगत। इसके बाद में दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। मेनली दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या है, परिवर्तनशीलता। अरे क्या है बेटा, परिवर्तनशीलता। अब देखना, मैं आपको दो चीजें बता दी मैंने कि एक हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, एक वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। दोनों चीजों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हेरिडिटी क्या है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी की अपन बात करते हैं, तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, एक कोई ये जीव है, ठीक है। इस जीव से इसकी संतान में क्या लक्षण गए। मेरी आंखें क्या है बेटा, मेरी आंखें काली है, मतलब ब्लैक है, और इसके साथ में ही मेरी संतान में भी आंखें ब्लैक है। मेरी आंखें ब्राउन है, मेरी संतान की भी आंखें क्या है बेटा, ब्राउन है। मतलब दैट इज हेरिडिटी।
क्या है बेटा? हेरिडिटी। इसका अध्ययन किस में करते हैं बेटा? अपन जेनेटिक्स में करते हैं। कि सर आप एक चीज बताइएगा कि कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि किसी मेरे साथी की क्या है, आंखें ब्राउन वाइट या ब्लैक है और उनके घर वालों की ऐसी नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स माता और पिता की नहीं है। तो बेटा यहां पर एक और वर्ड है कि वेरिएशन, मतलब उनमें क्या हुआ? वेरिएशन आया। क्या आया बेटा? वेरिएशन आया। मतलब क्या आया बेटा? परिवर्तन आया। मतलब वो लक्षण नहीं गए, वो वहां पर जाकर प्रभावी नहीं हो पाए। दैट इज अपन बात करते हैं वेरिएशन हुआ। तो जेनेटिक्स में अपन दो चीजों का अध्ययन करते हैं, वंशानुगत मतलब बात करते हैं, हेरिडिटी, और वेरिएशन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? अपन एक तो हेरिडिटी का और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं कि एक माता पिता से जो अपने संतान होती है उस संतान में कैसे लक्षण जाते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, ये पता लगाना। और नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, ये सारी चीजों का भाई साहब पूरा घोलमोल जो होता है ना, वो क्या होता है? जेनेटिक्स होती है। अरे समझ में आ गई क्या? जैसे कि ये प्लांट रोग प्रतिरोधी था और इससे जो बीज प्राप्त हुए वो रोग प्रतिरोधी प्राप्त हुए। कई बार ये रोग प्रतिरोधी था, इसकी संतान रोग प्रतिरोधी नहीं हुई। इसके रीजन क्या होते हैं ये अपन पढ़ते हैं। इसलिए जेनेटिक्स मनुष्यों में भी काम में आती है, यहां पर भी जानवरों में भी, सभी में क्या आती है बेटा? काम में आती है। तो यहां पर अपन पढ़ रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से काम में आती है। मतलब अभी फंडामेंटल अपन पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है क्या? देखो अपन बात करते हैं कि लक्षणों का एक संतान से दूसरे संतान में जाना वगैरह वो क्या होता है, सारी चीजें होती है। अब देखिएगा कि सर हमारे को थोड़ा सा बता दीजिए, जीन, एक जीन क्या होता है? अरे आप इतना समझिएगा कि अगर मेरी संतान में मेरी आंखों का कलर जा रहा है तो वो जीन के माध्यम से जा रहा है। अगर बात करते हैं मेरी त्वचा का कलर मेरी संतान में जा रहा है तो बेटा वो किसके माध्यम से जा रहा है? किसके माध्यम से? वो जीन के माध्यम से जा रहा है। किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। इसको आप बोल सकते हो कि ये सूचना का एक पैकेट है। सूचना का एक पैकेट है, मतलब इंफॉर्मेशन का एक पैकेट है। इस सर कैसे? जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर आंखों की वाइटनेस की सूचना कहां पर लेकर गया? संतान। कहां पर लेकर गया बेटा? संतान में लेकर गया। मतलब ये एक सूचना का पैकेट है। ठीक है। अपन बात करते हैं कि लक्षण, जैसे कि मैंने कहा हेरिडिटी, हेरिडिटी ज्यादा कब हो पाएगी? जब ये जीन संतान तक पहुंच पाएंगे सफलतापूर्वक। तो वहां पर क्या होंगे बेटा? वहां पर वो प्रभावी होंगे, मतलब वहां पर लक्षण दिखाई देंगे। और इसके साथ में डीएनए, डीएनए जीन का पैकेट आप बोल सकते हो। मतलब डीएनए में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं बेटा। अरे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और क्रोमोसोम भाई साहब इस डीएनए का भी क्या है? बड़ा रूप है। पहले क्रोमोसोम फिर डीएनए फिर इसके बाद में जीन आ गया। जीन सूचना का पैकेट, इसका है बेटा सूचना का पैकेट है। तो यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया क्या कि इस जेनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं ओवरऑल। अब मैं इसके पिताजी की बात करता हूं बेटा, इसके पिताश्री की बात करता हूं। और इसके पिताश्री बड़े मजेदार और बड़े, इनकी बड़ी रंगमेली कहानी है बेटा। कि सर कैसे इनकी अपन बात करते हैं, इनकी कहानी बहुत ही अलग है। कि सर कैसे अलग है? और इन्होंने थोड़ा संघर्ष भी किया है बेटा अपने जीवन में, और इनकी सफलता इनको देखने को भी नहीं मिली। तो देखिएगा इनके पिताश्री कौन है बेटा? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है पूरा नाम? ग्रेगर जॉन मेंडल। अपन बात करते हैं बेटा, जो मेंडल है, जो मेंडल है, मेंडल की 1884 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर 1900 में इनके जो नियम थे, इन्होंने जो नियम वगैरह दिए, तो जो सिद्धांत वगैरह दिए, उनकी पुनः खोज हुई, दोबारा से खोज हुई। और दोबारा से खोज हुई ना, तब पता चला कि भाई साहब आनुवंशिकी के पिताजी तो यही थे। मतलब बात करते हैं मैन वर्क तो इन्होंने किया। समझ में आ रहा है? मतलब वो 14 साल पहले, 16 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद में क्या हुआ भाई साहब? उनके वापस से जो नियम है, 3 वैज्ञानिक थे, बात करेंगे उनकी। उन वैज्ञानिकों ने पुनः खोज की उसकी।
क्या की बेटा, पुनः खोज की। तो अपन बात करते हैं पिताश्री कौन आ जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। हर एक स्टूडेंट ने ये पढ़ रखा होगा, सूचना का पैकेट वगैरह पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक होते हैं प्री मेंडलियन और एक होता है पोस्ट मेंडलियन। अब समझिएगा, ये भाई साहब मेंडल आ गए बीच में। ये क्या आ गए, मेंडल। एक तो मेंडल के पहले की कहानी, मतलब पहले की स्टोरी, और एक आती है बाद की, मतलब बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट। पोस्ट मेंडेलियन बोल सकते हो और इसको प्री मेंडेलियन बोल सकते हो। मतलब मेंडल से पहले जेनेटिक्स। अरे जेनेटिक्स का पिताजी किसको कहा, इसको, मेंडल को। मेंडल को क्या कह दिया, फादर कह दिया। इसके पहले और इसके बाद में, इसके पहले और इसके बाद में, मतलब अपन बात करते हैं एक तो प्री हो गया और एक क्या हो गया, पोस्ट हो गया। प्री हो गया और पोस्ट हो गया, मतलब अपन बात करते हैं पहले की कहानी और इसके बाद में बात करते हैं कि बाद की कहानी, मतलब बात करते हैं पोस्ट। किसकी बात करते हैं बेटा, पोस्ट की बात करते हैं। मतलब पहले ये पिताजी तो अब कहलाए। मतलब अब मैं आपको बताऊं क्या कि जैसे कि मैं बात करूंगी बेटा, अपन बात करते हैं अपने पिताजी हैं। अपने पिताजी क्या करते हैं, अपने पिताजी कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं। तो पिताजी ने बिजनेस ओपन किया, अपनी घर की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। और इसके पहले की कहानी की बात करें, बाद की कहानी की बात करें, पहले की रिसोर्सेज की बात करें, बाद की रिसोर्सेज की बात करें, तो ऐसा ही अपने पास में क्या है, मेंडल के पास में है। बेटा मेंडल के पहले की बात करते हैं, जेनेटिक्स का किसी को नहीं पता था कि ये लक्षण जो जा रहे हैं, जैसे कि पिताजी की आंखें काली है तो बेटे की या संतान की जो आंखें काली हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वो अपन बात करते हैं हेरिडिटी, वंशानुगत के कारण हो रही है। ये किसी को नहीं पता था। तो अपन बात करते हैं पहले ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता था, मतलब बात करते हैं अनुमान लगाया जाता था। बेटा हर एक स्टूडेंट को ये कहानी समझनी है, कहानी के तौर पर याद होगा, ठीक है। तो पहले क्या लगाया जाता था, एक अनुमान लगाया जाता था कि भाई साहब वंशानुक्रम हो रहा है, मतलब अपन बात कर रहे हैं लक्षण एक से दूसरे में जा रहा है। इसका कोई नियम नहीं था, इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं था, सॉलिड रूल नहीं था बेटा, सॉलिड रूल नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मेंडल के पहले मैं था, ठीक है, मेंडल के पहले मैं था और मैंने जनता को बताया, मतलब मेरे आसपास वालों को सभी को मैंने बताया कि लक्षण भाई साहब माता पिता से बेटे में जाते हैं। अब भाई साहब पूछ लिया मेरे से कि आप बताइए, कोई नियम बताइए कैसे जाते हैं, आप हमारे को समझा दीजिए। फिर भाई साहब मेरी बोलती क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, मेरे पास में कोई साइंटिफिक रूल नहीं था, मेरे को कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आता था, ध्यान ही नहीं था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ये पहले की कहानी ऐसी चल, हाँ लोगों ने बताया पर साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाए इतना, समझ गए होंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं, मेंडल ने भाई साहब पूरी हेरिडिटी को समझा दिया। हाँ मैं मानता हूं कुछ कमियां रही होगी मेंडल की, पर पूरी हेरिडिटी वगैरह, वेरिएशन वगैरह, जेनेटिक्स को समझा दिया और इसलिए इनको क्या कह दिया, पिताजी कह दिया। अरे किसको पिताजी कहा, जेनेटिक्स का पिताजी कह दिया बेटा। अरे किसका पिताजी कह दिया, जेनेटिक्स का पिताजी कह दिया। और पोस्ट की बात करते हैं बाद में, पोस्ट की बात करते हैं बेटा बाद में, मतलब बाद में तो अब, अरे अपन बात करते हैं कि बाद में तो शेर बन जाते हैं। अपने पिताजी बिजनेसमैन हो तो अपने को इतना पता होता है कि बिजनेस कैसे होगा, ठीक है। और अपने पिताजी जब बिजनेसमैन नहीं थे, मतलब बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अपने को कैसे पता चलेगा, सारी चीजें अपने को न्यू करनी पड़ेगी और इसके साथ में फील करके, और अपने को जैसे अपन नहीं कहते क्या कि ठोकर खा के सीखना पड़ता है। अरे समझ पा रहे हो क्या, जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, ये मेरे पास में मार्कर है, अब मेरे को कोई, मेरे पिताजी मार्कर चलाते होंगे तो मेरे को बता देंगे कि बेटा ये समस्या आने वाली है मार्कर चलाने में। अब कोई चलाने वाला ही कोई बताने वाला ही नहीं है, तो मैं तो ऐसा ही चलाऊंगा भाई साहब, ठीक है। अब मैं खुद सीखूंगा कि हाँ ये गलती हुई, अब ये सुधारना है। ऐसा ही समझिएगा कि मेंडल के बाद में तो अपने को, मेंडल पिताजी थे तो पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने कह दिया कि ये चीजें हैं। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या की, रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में क्या किया, उन्होंने पता लगाया। इस चीज का पता लगाया बेटा कि इनमें क्या कमियां थी क्या नहीं थी। पिताजी तो रहेंगे, फिर भी रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में किसी ने नहीं बताया था, तब इन्होंने बताया था।
ठीक है। तो अपन बात करते हैं फिर 1900 में, मैं बात बताता हूँ 1822 या 24 में, 1822 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो 1822 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, एक बार कन्फर्म कर लेना बेटा, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, क्योंकि ये डेटा याद किए हुए मेरे को भी काफी दिन हो गए, पहले अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1884 में इनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। इन्होंने 1856 के लगभग ही क्या दे दिया था, इन्होंने नियम दे दिए थे खुद के, मतलब खुद के सारे नियम दे दिए। अब इसके बाद में जैसे कि अपन बात करते हैं ना, किसी के पास में लेकर जाते हैं कि ये मेरे नियम है भाई साहब, आप इनको देख लीजिएगा। अब भाई साहब जो दफ्तर थे, मतलब जहां पर लोग थे, मतलब जिनको ले ले जाकर ये दिए, सरकार में दिए, कहीं पर भी दिए, तो उनको क्या कर दिया, उनको रख दिया साइड में। उनको रखने के बाद में 1900 में 3 वैज्ञानिक, मतलब 1884 के लगभग इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। और फिर 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। और वो तीनों वैज्ञानिक जब आते हैं और वो बताते हैं आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने बताया। तो भाई साहब उनको माइंड में एक क्लिक हुआ कि एक व्यक्ति पहले आया था 1856 के लगभग, और उन्होंने भी कुछ नियम दिए थे, तो उनको अपन ओपन करते हैं। फिर इसके बाद में जब उन नियमों को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई उनकी कि सर कैसे बेटा, इसलिए क्योंकि ये जो नियम आज दे रहे हैं, मतलब 1900 में दे रहे हैं, ये तो मेंडल ने बहुत पहले दे दिए, ये तो मेंडल ने बहुत पहले दे दिए। तो बेटा ये कहानी थी मेंडल की, और मेंडल के पहले की और बाद की। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अरे बेटा क्लियर हो गया क्या, ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, ऐसे समझ लो बेसिक हो गया। अब टॉपिक अपने को पढ़ना है प्री और पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट, मतलब अपन बात करते हैं कोई वैज्ञानिक आए होंगे, और वैज्ञानिक आकर मतलब अपन बात करते, ज्ञानी तो आते ही है, तो उन्होंने क्या दी, काफी सारी थ्योरीज दी। तो थ्योरीज अपन बात करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप भी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो बेटा ये बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, और इसके साथ में आरपीएससी डब्ल्यू की टेस्ट सीरीज वगैरह सभी बैच फाउंडेशन के रूप में अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। अपन बात करते हैं, हेरिडिटी बोल सकते हो, जेनेटिक्स बोल सकते हो, क्योंकि जेनेटिक्स की अपन बात करते हैं, जेनेटिक्स की अपन बात करते हैं, तो जेनेटिक्स भी क्या है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में हेरिडिटी का, वंशानुगत का ही तो अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा, प्री मेंडलियन थ्योरीज वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एंजुप्शन, और इसके साथ में इमेजिनेशन विदाउट साइंटिफिक प्रूफ, मतलब पहले की एक कल्पना पर आधारित थी, जो मैंने पहले ही बता दिया। किसी प्रकार का कोई ठोस रीजन नहीं था, कोई सॉलिड रूल नहीं था कि ये रूल है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में पहली थ्योरी आती है जिसको अपन बोलते हैं पैंजेनेसिस थ्योरी आती है, और इस थ्योरी की अपन बात करते हैं, ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी, इन्होंने दी थी बेटा, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी। और ये अपन बात करते हैं पैंजेनेसिस की जो थ्योरी है, ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी। अब इस इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने वो समझाया कि माता पिता से, बेटा वही चीजें समझा रहे हैं, हेरिडिटी को समझा रहे हैं ये वैज्ञानिक, पर इन्होंने कब समझाया, इन्होंने पहले समझाया, मेंडल को आने से पहले इन्होंने बताया कि ये जो एक जीव से या माता पिता से बेटे में जो लक्षण जाते हैं कैसे जाते हैं। तो पेंजिनेसिस की जो थ्योरी है, पेंजिनेसिस की थ्योरी किन्होंने दी, ये 1868 के लगभग किन्होंने दी बेटा, ये डार्विन ने दी, चार्ल्स डार्विन ने दी। आप सन वगैरह, क्योंकि वेरिएशन वगैरह रहता है बहुत सारी बुक्स में, तो आप सन को स्किप भी कर सकते हो, चार्ल्स डार्विन आराम से लिखना है। अब इन्होंने क्या समझाया, मैं आपको समझाता हूं पहले, ठीक है। सभी साथी समझना, एक वे से समझना कि किस प्रकार से गया, मतलब इन्होंने कैसे बताया, अपने घर वाले बताते हैं वैसे मैं कहानी बताता हूं। तो चार्ल्स डार्विन भाई साहब थे, इन्होंने क्या कहा कि मानव का जो शरीर होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, उसके सभी अंग, मतलब बात करते हैं जितने भी, जैसे कि मेरी अंगुलियां बन रही है, तो वो किससे बनती है बेटा, वो जैम्यूल बनाते हैं, मतलब बात करते हैं जैसे कि ये अंगुली है तो ये जैम्यूल बनाएगी, ठीक है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, ये सेल्स में है, जैम्यूल बनाएगी, जैम्यूल कहाँ पर आएंगे, सेल्स में आएंगे, और सेल्स में आने के बाद में ये सेल्स के द्वारा कहाँ पर जाएंगे, ये संतान में जाएंगे, इसमें जाएंगे बेटा, संतान में जाएंगे। तो ये अपन बात करते हैं, ये किन्होंने बताया था, ये डार्विन ने बताया था, पर डार्विन का ये है विचार,
प्रूफ नहीं हुआ, मतलब बात करते हैं ये गलत साबित हो गए, मतलब इन्होंने कोशिश तो की। आज अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश की। पैंजीनेसिस की थ्योरी में इन्होंने बताया कि अपन बात करते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब डार्विन प्रपोज्ड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी सेड स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड जेम्यूल्स, मतलब सभी भाग छोटे छोटे कण छोड़ते हैं और जिन्हें जेम्यूल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अपना, जैसे कि मेरी अंगुलियां हैं तो अंगुलियां छोटे छोटे कण छोड़ेगी और इसके साथ में उनको जेम्यूल्स कहा जाता है। और ये जेम्यूल्स कोशिकाओं में पहुंचते हैं, मतलब सेल्स में जाते हैं और सेल्स के द्वारा संतान में जाते हैं, ऐसा डार्विन ने कहा। मतलब डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने बताया कि ये माता पिता है, ये संतान है बेटा। ये क्या है, माता पिता है, ये संतान है। तो इन माता पिता से संतान में कैसे गया, इन्होंने कहा कि माता पिता में क्या होते हैं, माता पिता या कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है उनमें क्या होते हैं, जितने भी अंग होते हैं वो अंग छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं बेटा, ये बनाते हैं। ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे ये पार्टिकल छोड़ते हैं और उनको क्या कहते हैं, उनको जेम्यूल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, जेम्यूल्स कहते हैं। और ये जेम्यूल्स क्या होते हैं, ये जेम्यूल्स कोशिकाओं में वगैरह में जाते हैं और कोशिकाओं में जाने के बाद में ये संतान में जाते हैं। मतलब किस रूप में गए, जेम्यूल्स के रूप में। अरे किस रूप में गए बेटा, जेम्यूल्स के रूप में। तो ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस प्रकार से आपको लिखना है। अब मैं यहां पर बहुत सारी चीजें लिख देता और आपको समझ में नहीं आता डार्विन भाई साहब ने क्या कह दिया। अब मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया, पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला हो गया। और अब मेरे हिसाब से क्लियर है कि आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे, क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो गई। कि सर क्या क्लियर हुई, कि अपने सबसे पहले क्लियर हुई कि शरीर के सभी छोटे छोटे कण छोड़ते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जेम्यूल्स कहते हैं। वो कोशिकाओं में जाते हैं और कोशिकाओं में जाने के बाद में संतान में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं ये कहां तक, कोशिकाओं में भी कैसे जाते हैं और इसके साथ में वो संतान में कैसे जाते हैं, ये भी पूरी प्रोसेस देख लो। दीज जेम्यूल्स आर कैरिड थ्रू द ब्लड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेट असेंबल्ड इन गैमेट्स। मतलब अब समझिएगा, जैसे कि मेरे यहां पर क्या बन गया बेटा, मेरे यहां पर क्या बन गया, जेम्यूल्स बन गए। वो जेम्यूल्स सेल्स, और सेल्स कहां पर है, रक्त में भी तो है बेटा। तो रक्त की सहायता से जेम्यूल्स जाएंगे जनन अंगों तक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक। और इसके साथ में ये असेंबल मतलब एकत्र होना, मतलब कलेक्ट होना। कलेक्ट कहां पर होंगे, गैमेट्स में। गैमेट्स की बात करते हैं बेटा, युग्मक। अरे क्या होता है बेटा, युग्मक। तो युग्मक में जाकर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। चीज क्लियर हो गई क्या, अरे क्लियर हो गई क्या बेटा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। और इसके साथ में ही the offspring inherits these gemmules and thus resembles द पेरेंट्स। मतलब संतति जो है वो इन्हीं जेम्यूल्स को प्राप्त करती है और माता पिता जैसे दिखाई देती है। मतलब ये जो अपने वैज्ञानिक थे डार्विन, डार्विन ने कहा कि ये जेम्यूल्स कहां तक जाएंगे, गैमेट्स वगैरह में गए और गैमेट्स में जाने के बाद में ये संतान तक जाएंगे और संतान में जाने के बाद में ये जो जेम्यूल्स है वहां पर लक्षण प्रकट करेंगे। किसकी तरह हैं, वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स की तरह क्या करेंगे बेटा, लक्षण प्रकट करेंगे। इसके बाद में बेटा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, अपन ने कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डार्विन भाई साहब को कहा गया फिर कि डार्विन भाई साहब आपने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, पर डार्विन जी ऐसी कोई बात नहीं है, जितना आप बता रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं पर आप सही साबित नहीं हो पाए, आप सक्सेसफुल, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पर डार्विन जी की जो अपने कौन सी आती है, पैंजीनेसिस थ्योरी आती है, वो क्लियर होती है। कौन सी बेटा, पैंजीनेसिस थ्योरी क्या होती है, क्लियर होती है। अब इसके बाद में आती है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब बात करते हैं अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत आता है, जो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया था।
किन्होंने दिया था बेटा? लेमार्क ने ये थ्योरी दी थी। किन्होंने दी थी? ये लेमार्क ने ये थ्योरी दी थी। और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार थ्योरी है। इसमें आप समझना कि कोई भी अपन बात करते हैं कि कोई भी, जैसे कि अपन बात करते हैं जिराफ है। अब जिराफ क्या करता है? ऐसे ऊपर से क्या करता है? ऊपर से कोई भी वनस्पति वगैरह ऐसे करके खाता है, तो भाई साहब उसकी जो गर्दन है वो इस प्रकार से हो जाएगी। और फिर उन्होंने कहा, मतलब ये जो महान वैज्ञानिक आए थे लेमार्क, इन्होंने कहा कि अगर वो ऐसे कर रहा है ना, एक एक पीढ़ी में भी ऐसे कर लिया ना, तो भाई साहब उसकी हर एक पीढ़ी में क्या चला जाएगा? ऐसा ही लक्षण चला जाएगा। ऐसा इन्होंने कहा था। ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा अपने इन भाई साहब ने कहा। ऐसा अपने इन भाई साहब ने कहा कि traits acquired by organism during lifetime are passed on नेक्स्ट जनरेशन। मतलब इन्होंने कहा कि जीव अपने जीवन काल में, मतलब अपनी लाइफ साइकिल में अगर कुछ ऐसा क्या कर लेता है, ऐसे लक्षण ले आता है, तो वो लक्षण क्या हो जाते हैं? पीढ़ियों में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसा इन्होंने कहा। जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन निरंतर खिंचाव के कारण विकसित हुई। अब ऐसे विकसित हो गई, अब एक जीवन में ऐसे विकसित हो गई ना, तो भाई साहब अगली पीढ़ी में भी यही लक्षण चला गया। ऐसा लेमार्क ने कहा था। इसको लेमार्कवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी रिजेक्ट हो गई। अरे भाई साहब ये भी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। जैसे कि ये रिजेक्ट क्यों हुई? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की थी, मैं आपको बता दूंगा, पर अभी तो अपने इतना ज्यादा डीपली नहीं है। अपन ने पढ़ा था छोटी क्लासों का ही, मेरे को याद है। मेरे को ये ऐसे नहीं है कि जो लेमार्क वाली जो चीजें है कोई मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, नहीं बेटा। ये बात करते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि एक अभी पीढ़ी चल रही है चूहे की। किसकी? माउस। अरे माउस सभी जानते हो क्या? अरे चूहा। चूहे की पूंछ को अपन काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, पूरी एक पीढ़ी में काटते रहे। ठीक है, चलो उसके बाद में उसकी संतान हुई, उसमें वापस पूंछ आ गई, वापस काट दिया। ठीक है, उसके बाद में वापस संतान हुई, वापस काट दिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अगली जो संतान हो वो बिना पूंछ वाली हो। मतलब अपन ने कहा, इस ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम अगर कोई कार्य करते रहोगे, मतलब जैसे कोई लक्षण क्रिएट कर लिया, कोई लक्षण विकसित हो गया, तो भाई साहब वो अगली पीढ़ी में जाएगा। मतलब पूंछ तो अपन ने जन्मते ही उसकी काट दी, फिर इसके बाद में अगली जन्म में पूंछ कैसे आ गई, टैल कैसे आ गई रे? अरे बताओ रे। लेमार्क से पूछा गया और उसके बाद में जवाब नहीं आया, और जवाब नहीं आया तो लेमार्कवाद को क्या कह दिया कि भाई साहब बस की बात नहीं। आपने कोशिश की, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की, पर ये चीज नहीं हो पाती है पॉसिबल। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये लेमार्क की थ्योरी आती है। इसके बाद में आती है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरी। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, अरे बात करते हैं जो ये जो थ्योरी है ना, अब इसको ध्यान से समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मतलब इन्होंने क्या कहा? ठीक है, अपनी एक कहानी में अपन समझते हैं। किसमें समझते हैं बेटा? एक कहानी में अपन इसको समझते हैं। और कहानी में कैसे समझेंगे बेटा? कहानी में अपन समझते हैं कि कोई, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई चिल्ड्रंस है, मतलब कोई बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो संतान है। अपन बात करते हैं माता और पिता के जो लक्षण हैं वो क्या हो जाते हैं? मिश्रण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिश्रण हो जाते हैं। और जैसे कि बात करते हैं, ये रंगों वाला एग्जांपल देखो, लाल और सफेद मिलकर क्या हो गया? गुलाबी हो गया। ठीक है, दोनों कलर को अपन ने मिलाया, जैसे कि ये लिक्विड रेड कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, अब ये कैसे बन गया? गुलाबी हो गया। समझ पा रहे हो? तो इस वैज्ञानिक ने क्या कहा? जैसे ये माता जी है, ये पिताजी है। ठीक है, ये माता जी है, ये पिताजी है, और इन दोनों के जो लक्षण हैं, इन दोनों के लक्षणों में इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो गया जैसे इनका। तो इन दोनों के लक्षणों का क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। इन्होंने कहा कि दोनों के लक्षणों का क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई एक माता क्या है? गोरी है, और इसके साथ में ही कोई पिता सांवला है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? मतलब गेहुआ, मतलब बीज का सा क्या हो जाता है? कलर हो जाता है। ठीक है, और अपन बात करते हैं इसमें समस्या क्या हुई, मतलब क्या प्रॉब्लम अपने को देखने को मिली। तो अपन बात करते हैं जो मूल गुण है, मतलब जो मेन ट्रेड्स है, वो क्या हो जाते हैं? वो आगे की पीढ़ियों में जाकर खो जाते हैं। असल में ऐसा नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है। मतलब अब समझने की कोशिश करना बेटा, समझोगे तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे, नहीं समझोगे नहीं लिख पाओगे। ब्लेंडिंग थ्योरी का मतलब है कि जैसे कि मेरा कलर क्या है बेटा?
मेरा कलर क्या है? मेरा कलर आपको दिख रहा है क्या? अरे ऐसे समझ लो कि काला है। ठीक है। अब ऐसे समझो कि मेरी माताजी क्या है, मतलब माताजी का गोरा कलर है, और इसके साथ में पिताजी का क्या है? पिताजी का ऐसे समझ लो कि एक का गोरा कलर समझ लो, एक का काला कलर समझ लो। अब बीच का कलर मेरे अंदर नहीं आया, मेरे अंदर तो काला कलर आया, मतलब ऐसे समझ लो कि पिताजी का कलर मेरे अंदर आ गया। ठीक है। और अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मेरे पिताजी का कलर मेरी तरह है, माताजी का मेरी तरह नहीं है। अपन बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, पिताजी वाला कलर ही मेरे पास में क्यों आया? मतलब पिताजी के का जो कलर था वो कलर तो मेरे अंदर आ गया, पर माताजी वाला नहीं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो होता है कि माता और पिता का कलर दोनों का मिश्रण आना चाहिए, दोनों का मिक्सर आना चाहिए। आप समझने की कोशिश करना, क्या आप अपने माताजी के कलर के अनुसार हो या पिताजी के या दोनों के मिक्सर के अनुसार? तो ये थ्योरी कहती है कि आपका कलर होना चाहिए आपके माताजी और पिताजी के मिक्स वाला। ठीक है। अपन कई बार देखते हैं कि माताजी और पिताजी दोनों का इतना रंग अच्छा नहीं है, मतलब इतने गोरी संतान नहीं है, और फिर सॉरी अपन बात करते हैं उनका गोरा कलर नहीं है, मतलब उनका सफेद कलर नहीं है, और फिर उसके बाद में उनकी संतान कैसी हो जाती है? गोरी हो जाती है। कैसी हो जाती है रे बेटा? गोरी हो जाती है। तो अपन बात करते हैं हमेशा मिक्स वाला नहीं होता है। एक किससे, माता से या पिता से, मतलब मूल गुण भी आ जाता है, मतलब उसके जो प्योर ट्रेट है ना वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस थ्योरी को भी क्या किया कहा जाता है? हाथ जोड़े जाते हैं। इसको तो अपन भी गलत ठहरा सकते हैं। इन ये जो अपन रिजेक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग भी तो कर रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं कोई भी दो माता पिता है, दोनों माता पिता, एक तो ज्यादा काला है एक गोरी संतान है। अब हमेशा क्या ऐसा ही होता है क्या उनके मिक्स वाला जो संतान है वो उत्पन्न होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गोरी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, जिसके ज्यादा प्रभावी होंगे वो ज्यादा क्या होगा बेटा? प्रभावी होगा। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होती है? ये अपने पास में ब्लेंडिंग थ्योरी आती है। मतलब ये बोलता है कि जो अपन बात करते हैं मध्यवर्ती मिश्रण होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है? ब्लेंड होता है। ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है बेटा। ये वाली थ्योरी किन्होंने दी? ये बताया इन्होंने कि जैसे रेड और जो वाइट है ये पिंक होता है, ऐसे ही अपन बात करते हैं माता पिता के दोनों जो लक्षण हैं उनके क्या हो जाते हैं? मिक्सचर हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं ये भी क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी में जो बात करते हैं अगली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? वो किसी भी प्रकार के मिक्स भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो ये थ्योरी भी भाई साहब क्या नहीं हुई, इनकी सिद्ध नहीं हुई। इसके साथ में कोई प्री पीजी जेट ईसीआर कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन तैयारी कर रहा है तो जरूर बताना। अब इसके बाद में बात करते हैं मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। मतलब अब अपने पास में आते हैं, मतलब अपन ने कौन सी पढ़ ली? और अपन ने जो प्री मेंडेलियन है वो पढ़ ली। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। कितना ध्यान रखना है? अपन बात करते हैं इतना ही ध्यान रखना है प्री मेंडेलियन वाला। अब बात करते हैं एक बार मेंडल वाला तो देख ले, मतलब बीच वाले तो देख ले। तो अपन बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, और इसके साथ में पाइसम सेटाइवम, मतलब इन्होंने जो वर्क किया था बेटा, इन्होंने अब आपको पूछ ले कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, मतलब ये जो वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिक ने जो वर्क किया वो वर्क किस पर किया? तो वो पाइसम सेटाइवम पर। किस पर किया बेटा? वो किया, अपन बात करते हैं पाइसम सेटा इवम। अरे किस पर किया बेटा? पाइसम सेटा इवम पर क्या किया? इन्होंने वर्क किया। ये आपको क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। क्या रखना है बेटा? याद रखना। अब इनके लक्षणों वगैरह की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद में अपन चलेंगे आगे की ओर। जल्दी से कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बता दो बेटा। ऐप वाले में एक बार कमेंट भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। अब अपन चलते हैं आगे की ओर चलेंगे। एक बार सभी साथी क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे बेटा।
अब देखिएगा बेटा, अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, आगे अपन बात करेंगे की कॉन्सेप्ट बाय मेंडल, मतलब मेंडल के कॉन्सेप्ट्स की अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। जीन वगैरह क्या होते हैं ये मैं आगे वाली क्लास में बता दूंगा। पहले क्या कहा था, फैक्टर कहा था बेटा, पहले क्या कहा, फैक्टर कहा था। पहले कारक के नाम से जानते थे, जीन को जीन के नाम से नहीं बेटा, कारक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि 1866 में, 1865 में ये दिए थे। इनका जो प्रकाशित वगैरह है वो कब हुए थे बेटा, वो 1866 में हुए थे। ये जरूर याद रखना, 1856 बताया था शायद मैंने, वो 1856 नहीं होगा, 1866 में। ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा की कॉन्सेप्ट बाय मेंडल, मतलब मेंडल ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे। तो सबसे पहले यूनिट फैक्टर की बात करते हैं, मतलब इन्होंने लक्षण अलग अलग इकाइयों, मतलब बात करते हैं के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा, कारक जो अपन अभी जीन कहते हैं ना, जीन कहते हैं मतलब सूचना का पैकेट, सूचना का पैकेट क्या आ जाएगा बेटा, सूचना का पैकेट। मतलब इनको पहले क्या कहा था, कारक कहा था। क्या कहा था बेटा, कारक कहा था। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसकी बात करते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं कि वन एलिल मार्क्स द इफेक्ट अनदर, मतलब बात करते हैं ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब इनके वैज्ञानिकों की मतलब बात करते हैं, ये जो बाद के आए थे इनमें अपन कुछ नियमों की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। किन्होंने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब दिया था, ये बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप सभी को पता है कि ये प्रकाशित कब हुए थे, 2 डेट मैंने लिखवाई थी। अब इसमें देखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, समझिएगा। जैसे कि बात करते हैं बेटा, एक अपने पास में क्या है, एक अपने पास में टी टी है, मतलब ये छोटा है, और ये अपने पास में क्या है बेटा, टी टी है। और अपने पास में इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं ये क्या है बेटा, छोटा। इनकी बात करते हैं, ये छोटापन है मतलब बोनापन है, और ये क्या है, बड़े हैं। ये क्या है बेटा, बड़े हैं। और इसके साथ में ये क्या प्राप्त होते हैं, बड़े प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, बड़े, मतलब लॉन्ग प्राप्त होते हैं। तो बेटा यहां पर आप देखिएगा कि यहां से एक एक चीज आ रही है, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बड़ा ही प्राप्त हो रहा है, इनका इंटरमीडिएट भी प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब अपन बात कर रहे हैं इनका इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है, मतलब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर इन दोनों का इंटरमीडिएट मतलब नहीं प्राप्त हो रहा। तो एक थ्योरी अभी अपन ने बात की थी वो क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो यहां पर अपन बात करते हैं एक तो डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। एक डोमिनेंट, एक क्या होता है बेटा, डोमिनेंट होता है, मतलब बात करते हैं प्रभावी, और एक अप्रभावी मतलब रिसेसिव। क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है। मतलब एक छोटा लक्षण था, एक क्या था, बड़ा। जैसे कि मैं बात करता हूं, मेरे माता पिता की बात करता हूं, मेरी माता जी क्या है, छोटी है, और मेरे पिताजी क्या है, बड़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो उनके द्वारा जो संतान प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, वो बड़ी प्राप्त हुई। मतलब एक माताजी वाले लक्षण क्या हो गए बेटा, वो दब गए, वो रिसेसिव हुए, और इसके साथ में क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। तो ये अपने पास में क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो अपन डिटेल से और चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रेशन आता है, एक इनका क्या है, लॉ ऑफ सेग्रेशन का नियम है। और लॉ ऑफ सेग्रेशन के 3 नियम थे इनके, मेंडल जी के कितने नियम थे बेटा, 3 नियम थे। तो लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या बोलता है कि अपन बात करते हैं जो भी अपने पास में गुण है, मतलब जो भी अपने पास में लक्षण है, उसके 2 रूप होते हैं। मतलब बात करते हैं 2 एलील होते हैं। प्रत्येक गुण के कितने होते हैं, 2 एलील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एलील होते हैं। और इसके साथ में जो रिप्रोडक्शन के टाइम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर बात करते हैं वो क्या होते हैं, संतान में मिलते हैं, फिर से क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो बात करते हैं कि एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब इसमें इन्होंने कहा कि जो अपने क्या होता है बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस टाइम एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये नियम था लॉ ऑफ सेग्रेशन का। मतलब अपन बात करते हैं प्रत्येक कोई भी गुण है, जैसे कि मेरी आंखें हैं, तो बेटा इसके कितने हैं, 2 रूप, मतलब 2 एलील है। इतना सा ध्यान रखना है, अभी और डिटेल से अभी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब बात करते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम।
ठीक है। जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, एक से दूसरे में जाना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, इसमें कहा, इन्होंने क्या कहा कि कोई अलग अलग गुण है, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे कि मैं कोई गुण हूं, क्या है, मैं गुण लेकर जा रहा हूं बेटा सफेद आंखें, ये लेकर जा रहा है लंबी हाइट, ठीक है। तो ये अलग से जाएगा उसमें और मैं अलग से जाऊंगा, मतलब सेपरेट सेपरेट जाएंगे बेटा, क्या जाएंगे, सेपरेट सेपरेट क्या होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रूप से क्या होते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, मतलब ये आगे जाते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं वंशानुक्रम के समय जीन स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से संतान में जाते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसके बाद में बात करते हैं पोस्ट मेंडेलियन। अपन ने किसकी बात की, प्री की बात कर ली, मेंडेलियन की भी बात कर ली, और अब इसके बाद में आते हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब मेंडल के बाद के कौन कौन से आए। मतलब अपन ने किसकी बात की, प्री की पहले बात की, किसकी बात की, प्री की बात की। अब इसके बाद में बात करेंगे पोस्ट की। पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट में क्या क्या चीजें थी, बस वो ध्यान रखना है। तो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स एक्सप्लेन एक्सेप्शन और इसके साथ में कॉम्प्लेक्सिटी और बियॉन्ड मेंडेलियन लॉ, मतलब मेंडल के बाद में आनुवंशिकी में उन नियमों से बाहर की जटिलताएं और अपवाद समझाए जाते हैं। मतलब मेंडल में क्या क्या कमियां रही, मेंडल ने क्या क्या कौन सी गलत बात कही, उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। मेंडल की कौन सी कमियां रही, उनको निकाल कर रख दिया। तो ये पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट थे। इसके साथ में बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहली इनका क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस निकल कर आता है। पहला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब नाइदर एलील कंप्लीटली डोमिनेंट और हेट्रोजाइगोट सो, हेट्रो जो जाइगोट है वो क्या करता है, शो करता है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, मतलब कोई भी एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। जैसे कि अपन ने बात की थी अभी, उन्होंने क्या कहा, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा था एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। विषम युग्मज में क्या होता है, इसमें मध्यवर्ती क्या होते हैं, गुण प्रकट होते हैं। तो उन्होंने तो इंटरमीडिएट का बताया नहीं, उन्होंने कहा कि एक तो डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, इंटरमीडिएट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो भाई साहब ये बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के द्वारा, किसके बाद में, मेंडल के बाद में बताया गया था। जैसे कि बात करते हैं लाल फूल है, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, दोनों में क्या होता है बेटा, क्रॉस होता है, संतान होती है, संतान गुलाबी फूलों वाली होती है, पिंक फ्लावर वाली होती है। पर मेंडल के तीनों नियमों में ऐसा तो मिलता ही नहीं है। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मतलब कौन सा प्रभावी होगा, तो मेंडल के अनुसार यहां पर क्या होगा, मेंडल के अनुसार मेंडल बोलता है या तो ये वाला डोमिनेंट होगा या ये वाला होगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि दोनों का मिक्स रूप भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद में आता है कोडोमिनेंस आता है। कोडोमिनेंस की बात करते हैं, उन दोनों का क्या होता है, एक तो मिक्सचर वाला हो गया, एक क्या होता है, बहुत एलील आर एक्सप्रेस क्या होता है, मतलब ये बात करते हैं, समझना ध्यान से, दोनों एलील जो एक गुण के, एक लक्षण के, एक गुण के, मैंने बताया था कि कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं। तो दोनों एलील क्या होते हैं, एक साथ रूप से प्रकट होते हैं, एक साथ रूप से क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आई ए और इसके साथ में आई बी, ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ प्रकट होते हैं और बराबर रूप में और एक साथ एक समय, और इसके साथ में बराबर रूप से इक्वलिटी के साथ में ये क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस। तो ये भी इन्होंने नहीं बताया कि एक साथ भी ऐसा कोई प्रकट हो सकता है, मिक्सचर वाला भी नहीं बताया, तो इनकम्प्लीट, और इसके साथ में कोडोमिनेंस भी नहीं बताया। इसके बाद में आता मल्टीपल एलील्स, मतलब बात करते हैं इसमें मोर देन 2 एलील्स एग्जिस्ट एज जीन इन द पॉपुलेशन, मतलब एक जीन के लिए 2 या 2 से अधिक एलील जनसंख्या में मौजूद होते हैं। मतलब एक जीन के लिए 2 से अधिक एलील भी क्या होते हैं, कई बार अवेलेबल होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 2 ही अवेलेबल होंगे, 2 ही उपलब्ध होंगे, पर यहां पर अपने को दिखता है, भी देख लेंगे, अभी क्लास अपलोड हो जाएगी।
ठीक है। तो अपन बात करते हैं जीन के लिए दो या दो से अधिक क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलील्स हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ब्लड ग्रुप पे एलील है आई ए और इसके साथ में आई बी और इसके साथ में आई, मतलब अपन बात करते हैं ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों एलील है, ये तीनों क्या है, एलील है। और वहां पर तो अपन ने पहले तो मेंडल ने जो बताया वो तो कितने बताए थे, वो तो दो ही बताए थे कि दो होते हैं एक गुण के, पर यहाँ पर तो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलील आया। इसके बाद में लीथल जीन आया। ठीक है, इनके बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे अपन आगे की। और लीथल जीन की बात करते हैं तो जीन से विच कॉज डेथ वेन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब वे जीन समजात अवस्था में मृत्यु का कारण बनते हैं। उन जीनों को क्या कहते हैं, लीथल जीन कहते हैं। जैसे चूहों में पीले रंग का कॉट है, येलो कॉट इन माइस, तो ये माउस, ये जरूर आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं। जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक जीन मिलकर क्या होते हैं, एक ही लक्षण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब इन्होंने ये भी नहीं बताया, ठीक है, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक लक्षण को प्रभावित करने के लिए दो या दो से अधिक, इन्होंने तो कहा कि जो जीन होता है वो जीन क्या करता है, जीन को भी इन्होंने तो क्या कहा था बेटा, अपन बात करते हैं फैक्टर कहा था। क्या कहा था, फैक्टर कहा था कि फैक्टर क्या करता है, लक्षणों को दर्शाता है। इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि बात करते हैं टू और मोर जीन इंटरेक्ट टू अफेक्ट वन ट्रेट, मतलब एक लक्षण को प्रभावित कर दे, तो ये हो जाएगा। जैसे कि एपिस्टेसिस की बात करते हैं और कंप्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं। इनकी डिटेल से आएगी बेटा, आगे टॉपिक आएगा जिसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर आता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज की बात करते हैं, लिंक्ड जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर अनलेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स, मतलब जुड़े हुए जीन साथ साथ वंशानुक्रमित होते हैं जब तक क्रॉसिंग ओवर न हो। मतलब अगर कोई दो जीन साथ में जुड़े हुए हैं ना, तो वो साथ साथ में जाएंगे। उन्होंने तो इंडिपेंडेंस का दिया था कि साथ साथ तो नहीं जाएंगे भाई साहब, अलग अलग ही जाएंगे। ठीक है, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड मेनी जीन्स, मतलब बात करते हैं लक्षण कई जीनों के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मनुष्यों में जो हाइट है, स्किन का जो कलर है, ये क्या होते हैं, कई, मतलब बात करते हैं मैनी जीन्स के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अरे मैनी जीन्स के द्वारा मतलब अलग अलग जीन के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आती है, मतलब बात करते हैं इनहेरिटेंस फ्रॉम ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मतलब कई बार क्या होती है इनहेरिटेंस, मतलब बात करते हैं एक जीव से दूसरे जीव में अगर कोई लक्षण जाते हैं तो वो किसके द्वारा जाते हैं, वो कोशिका द्रव्य के द्वारा, मतलब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह के द्वारा भी जाती है। ठीक है, और इसके साथ में अब बात करते हैं अपन आगे की ओर, और आगे अपना ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बेटा मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे ही अगर आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़नी है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है उससे कांटेक्ट करके, आपको वैसे नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, या इन नंबरों से ले लेना, इन पर बात कर लेना, बैच ज्वाइन कर लेना। अगर समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा है, ऐसे ही आपको पढ़ने में मजा आता है, तो जरूर आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद में रेगुलर क्लासेस आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर, और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं अपने सभी साथियों को जरूर ये शेयर करें। और इसके साथ में रेगुलर अब क्लासेस होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।